हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो आज हम लेकर आ गए हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको मैं जस्ट याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि इसका पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया और उसमें हमने देखा था कि फॉरेन पॉलिसी एग्जैक्टली क्या होता है और क्या क्या चीजें होती है फॉरेन पॉलिसी में, क्यों करना पड़ता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, और साथ ही में यार प्लेलिस्ट भी चेक कर लो यार, क्योंकि आपके लिए बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना, सबके टोटल कंप्लीट वीडियोस ऑलरेडी है, हमने अपलोड करके रखे हुए हैं। तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करते रहना। साथ में हमारे 2 और चैनल है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है दोस्तों, JR टॉक्स का नाम है और JR व्लॉग्स, ये 2 चैनल है यूट्यूब के ऊपर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों यार, कर लो यार फटाफट से, बहुत ही ज्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब यहां पे मुद्दे की बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी हमने आपको बताया था क्यों होता है, कि अगर हमें किसी भी दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे जो भी कंट्रीज है, आउट ऑफ कंट्रीज है, ठीक है ना, तो उसके साथ अगर हमें एक रिलेशन मेंटेन करना है, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम कभी भी अकेले नहीं रह सकते, कोई भी एक इंसान अकेला जिंदगी भर नहीं रह सकता। सेम उसी प्रकार कोई भी कंट्री खुद के दम पे अकेला 100% चीजें नहीं कर सकता। हो सकता है वो 90% कर ले, 95% कर ले, लेकिन वो कंप्लीट 100% तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ तो ऐसा चीज होगा जो उसके देश में नहीं होता होगा, उसको वो बाहर देश से मंगवाएगा, उससे वो बाहर देश से रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा। खुद के दम पे रह सकता है कि अकेले, ठीक है ना, कोई 10 लोग मिलकर उसके ऊपर आक्रमण कर दिए तो क्या वो अलग हो जाएगा क्या सबसे? नहीं। तो सबको मिलके रहना जो होता है, एक तरह से आपस में रिश्ता निभाना पड़ता है हर कंट्रीज को। तो उसी के लिए होता है दोस्तों यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी। एक पॉलिसी होता है जिसमें हम लोग बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज यानी फॉरेन कंट्रीज के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो बाकी डिफेंस रिलेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिलेशन हो, हर तरीके का रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेम, अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे? तो यहां पे मैं सबसे पहले फैक्टर्स लिख देना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले कि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन उसका एग्जैक्टली क्या है उस कंट्री का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, अगर मैं बात करूं जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा फॉरेन पॉलिसी को, जो कि होगा दोस्तों यहाँ पे उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, किस प्रकार काम होता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी से, टेंशन नको घेओ, हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए, टेंशन मत लेना। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट्स लिखा रहे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उस देश के साथ कैसा इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है उस देश का, ये भी डिपेंड करता है फॉरेन पॉलिसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फोर्थ फैक्टर की अगर बात करें कि उस जो कंट्री है उसका लीडरशिप किसके हाथ में है, या फिर यानी कि हम बोल सकते हैं कि नेशन का जो है, नेशनल जो है उसका लीडरशिप किसके हाथ में है, कौन कौन लीडर्स है उसके। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एस्टैब्लिशिंग एनी काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसा है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इन द सेंस कि देश के अंदर किस प्रकार का काम कार्यभार होता है, वो सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो हमारा लास्ट में पॉइंट आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, दैट इज ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी अगर फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिश करना है, किसी देश के साथ फॉरेन पॉलिसी करना है, तो यार देखो ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, मैं हमेशा इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू की बात इसलिए करूंगा क्योंकि हम एग्जांपल रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हम एक रिलेट कर सकते हैं टू द डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि हमारे लिए तो बाकी जितने भी कंट्रीज है वो सब एक फॉरेन कंट्री है। करेक्ट है, आप लोग भी एग्री करते होंगे ये चीज़ को, ठीक है। तो इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ज्योग्राफिकल फैक्टर यानी कि लोकेशन के हिसाब से अगर बात करो, तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे जस्ट बाजू बाजू में हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नीचे म्यांमार हो गया, और नीचे जाओगे तो श्रीलंका हो गया। ये सब कंट्रीज जो है हमारे जस्ट आसपास ही प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ दोस्तों, इन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना इजी होगा कि हार्ड होगा? ऑब्वियसली इजी होगा, क्योंकि जस्ट हमारे आसपास ही ये कंट्रीज है और बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इनके साथ हम व्यापार करें, कुछ अपना सामान उधर भेजें, कुछ उधर का सामान हमारे पास लेकर आए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये चीज काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। इसीलिए ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बहुत ही बड़ा एक इन्फ्लुएंसर फैक्टर है कि फॉरेन पॉलिसी को एस्टैब्लिश करना। अब जैसे कि कुछ कंट्रीज ऐसे जो हमारे से बहुत दूर है, जैसे यूएसए,
तो देखो क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ हमें बाजू में भेजना हो, जैसे श्रीलंका में भेजना है, तो हम लोग चुटकी बजाते ही भेज सकते हैं क्योंकि जस्ट बाजू में हमारे। लेकिन अगर मुझे यूएस भेजना है, अमेरिका भेजना है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कंपैरेटिवली टू श्रीलंका या फिर बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, और इसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी ऐसा देखने मिलता है। तो उसका कुछ इलाके ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कुछ इलाके ऐसे हैं कि जो जस्ट बाजू में है, कुछ इलाके ऐसे हैं जो जस्ट टच में हमारे से, कुछ ऐसे हैं जो आप जस्ट बाय रोड भी जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो है आपको देखने मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर में। इसके लिए ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एस्टैब्लिशिंग द फॉरेन पॉलिसी। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि यार हमारे देश में कि क्या पॉलिटिकल माहौल है, ठीक है ना, पॉलिटिकल माहौल कैसा है, किसी दूसरी कंट्रीज के साथ हमारा पॉलिटिकल कनेक्शन कैसा है, उसके साथ भी फॉरेन पॉलिसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यार देखो, अगर कुछ कंट्री ऐसी है जो हमारे मित्र है, मित्र कंट्री मतलब समझता है जिसके साथ हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे थोड़े से विरोधी टाइप है, कुछ थोड़े दुश्मन टाइप है। एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा, चाइना, पाकिस्तान, ये सब हमारे कंट्रीज थोड़े विरोध में रहते हैं, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ कांडी करते रहते हैं, कीड़े कांडी बोलते हैं ना हम लोग, तो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब वो जो है ऐसे कंट्री से जिसके साथ हम व्यापार तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम टोटली बंद कर दे, लेकिन टोटली बंद भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू डिपेंड ऑन सम अदर कंट्रीज ऑल्सो, दे हैव टू डिपेंड अपॉन आवरसेल्फ। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल कनेक्शन हमारा बहुत ही अच्छा है किसी कंट्री के साथ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से फॉरेन पॉलिसी हम अडॉप्ट कर पाते हैं, और फॉरेन पॉलिसी के थ्रू हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रेडिंग जो भी है वो इजीली कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ थोड़ा सा खटास है रिश्ते में, पॉलिटिकल बिहेवियर अच्छा नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ें, कि अगर आप कोई भी इवेंट जाके श्रीलंका में करोगे तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के ऊपर उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है रीज़न, ठीक है। आप बांग्लादेश में कुछ करोगे तो उसका जो प्रभाव है वो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, और जो नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है हमारे, उसको कुछ प्रभाव देखने मिलता है। तो इसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तीसरा चीज़ बात करें, इकोनॉमी। इकोनॉमी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जैसे कि यार अगर मुझे किसी भी देश के साथ फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करना है, फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाना है, तो इसमें इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रोल है। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, कितने, कौन से देश में कितना पैसा है। जैसे हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा टॉप पे भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं आता है, एक मिडिल लेवल का कंट्री है, स्टिल डेवलपिंग, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा बहुत ही फास्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम पॉलिसी की बात करें तो इकोनॉमी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ये प्ले करता है, क्योंकि अगर हम किसी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस कंट्री का इकोनॉमी बेटर होना चाहिए, तभी तो वो कर पाएगा ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने बहुत ही ज़्यादा तादाद में हमने कुछ अपना वस्तु और सामान जो है फॉरेन पॉलिसी के थ्रू हमने भेज दिया, ठीक है। बदले में वो कंट्री जो रकम उसको भेजना चाहिए, जो पैसे उसको भेजना चाहिए था, वो भेज नहीं पाया, बिकॉज दे हैव ए वेरी पुअर इकोनॉमी। तो कैसे चलेगा काम? क्योंकि देखो, अगर आप ऐसे कर्जा दे रहे हो, एज ए कर्ज दे रहे हो, जैसे हमारा इंडिया बहुत सारी कंट्रीज को कर्ज देता है, हमारा कंट्री लेता भी है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ देता है, हमारा कंट्री लेता भी है, बहुत ज़्यादा कर्ज है हमारे कंट्री के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, ये कर्ज के अलावा, कर्ज को अगर मैं साइड में हटा दूं, तो इकोनॉमिकल कंडीशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है इंडिया का। और बाकी कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, तो उनके साथ व्यापार करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमी जो होता है वो कंट्री का अगर मजबूत रहेगा तो जितने भी फॉरेन के साथ रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसीज जो है वो एकदम अच्छे से मजबूत प्रदान हो सकते हैं, बहुत ही मजबूत तरीके से रह सकते हैं। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन, और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। एंड जब भी जरूरत पड़ेगी मौके पे, कोई भी कंट्रीज आके आपको मदद कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, क्लियर है। और कोई भी कंट्री पावरफुल कब माना जाता है? जब उसके पास पैसा हो। आज के डेट में हम सबसे पावरफुल किसको मानते हैं? यूएसए को, क्योंकि यार यूएसए से ज़्यादा पैसा किसी के पास होगा नहीं, ठीक है ना। अमीर कंट्री की बात करें तो अलग है, ठीक है, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो इन टर्म्स ऑफ पावरफुल कंट्री जो है वो यूएसए है, ठीक है। तो अगर किसी को पावरफुल बोलना है तो उसके पास पैसा होना चाहिए, पावर होना चाहिए, जो कि यूएसए के पास बहुत है, चाइना के पास है, ठीक है। हमारे पास उतना नहीं है, तो स्टिल वी आर डेवलपिंग। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन इन्फ्लुएंसिंग द फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। ये भी मजबूत होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल लीडरशिप। नेशनल लीडरशिप मतलब क्या होता है कि हमारे देश को कौन लीड कर रहा है, हमारे देश के पीएम कौन है, हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है, हमारे देश के वो क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल एंड फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर, ठीक है। एक्सटर्नल एंड फॉरेन अफेयर्स, ये आपको पता ही होगा, एक मिनिस्ट्री होती है एक्सटर्नल एंड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। तो
फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री होते हैं, तो ये कौन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपके पास वो इन्फ्लुएंसिंग पावर नहीं है, क्योंकि अगर आप एक पावरफुल प्रधानमंत्री नहीं है, आप एक पावरफुल प्रेसिडेंट नहीं है, आप एक पावरफुल मिनिस्टर नहीं है, तो आप अपना रिलेशनशिप कैसे बता पाओगे किसी और कंट्री को। जैसे कि हमारा देश बाकी हर कंट्री जो है हमारे देश को सपोर्ट करता है, क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो लीडर है, जो प्रधानमंत्री है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं देना चाहूंगा, इस बार के जो हमारे प्रधानमंत्री है वो मिस्टर मोदी जी जो है, ठीक है, मोदी जी, वो इतने पावरफुल है कि यार पूरे वर्ल्ड में उनको एक बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग प्राइम मिनिस्टर या फिर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल लीडर माना जाता है, उनका इतना वट है, ठीक है। इसीलिए बाकी जो देश के जो भी लीडर्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं इंडिया का प्रपोजल को, इंडिया के साथ फॉरेन ट्रेड एस्टैब्लिश करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में या फिर फॉरेन रिलेशन मेंटेन करने में ये बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिफेंस मिनिस्टर का भी साथ में एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि अगर हमें किसी डिफेंस डील करना है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमें फ्रांस से राफेल की जहाज चाहिए, अगर हमें किसी और कंट्री के ऊपर लड़ाई करनी है या फिर हमारी सुरक्षा बढ़ानी है, तो मुझे क्या चाहिए? पावरफुल वेपन्स चाहिए, पावरफुल डिफेंस सिस्टम चाहिए, पावरफुल एरोप्लेन्स चाहिए, जेट प्लेन्स चाहिए, एयरफोर्स प्लेन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? किसी और कंट्रीज के पास जाएंगे कि यार हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, हम बदले में आपको पैसा दे देंगे। डील साइन करना पड़ेगा। तो डील कैसे साइन होगा? अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी में अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करना है तो आपका जो सामने वाला कैंडिडेट रहेगा जो डील करने जा रहा है, कौन जाता है? मिनिस्टर जाता है। अब फ्रांस में जो राफेल केस में राफेल जो लेके आए थे, कौन थे? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो टाइम पे थे, ठीक है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं आज पढ़ा रहा हूं, आप 4 साल के बाद ये वीडियो देख रहे होंगे अगर, तो हो सकता है कि चेंज हो गया हो, फिर मेरे को मत बोलना। तो अभी के करंट में जो है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए डिफेंस मिनिस्टर या फिर जो भी मिनिस्टर है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उनका स्ट्रांग हो रहा, उतना उनका लीडरशिप होना, उतना पावरफुल होना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा पुरानी बात करेंगे हम लोग, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। साथ ही में अगर हम बात करें जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी तो थे, बीजेपी के जो वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है, जिसको साइनो इंडियन रिलेशन कहते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल किया था। तो कहीं ना कहीं पे भी फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करना, फॉरेन रिलेशन को एस्टैब्लिश करने में जो लीडरशिप होना चाहिए, नेशनल लीडरशिप होना चाहिए, बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, तब जाके वो बहुत ही ईजिली हो पाता है। क्लियर है? ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार मैनेज हो रही है, जो चीजें होती हैं वो किस प्रकार मैनेज हो रही है। तो जो भी एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्ट्री हो गए या फिर जो डिफरेंट कंट्रीज हो गए और उनके जो ऑफिसर्स हो गए, डिप्लोमेटिक ऑफिसर, जैसे हमारे अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? IAS। यही निभाते हैं ना पूरा का पूरा कार्यभार, हमारे देश का लोड जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो यही तो संभालते हैं। इसीलिए तो इसका इतना डिमांड है हमारे देश में कि यार ये जॉब पाने के लिए लोग मरते हैं, दिनों रात मेहनत करते, पढ़ाई करते हैं और यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं ताकि क्लियर करके IAS ऑफिसर बन जाए। यार तभी तो इतना डिमांड है, तभी तो इतना जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं, जिसको डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स भी कहते हैं, तो ये जो ऑफिसर्स हैं इनके हाथ में पूरा एक रोल होता है कि किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन को किया जाए, किस प्रकार चीज़ों को मेंटेन किया जाए, रिकॉर्ड्स रखा जाए, रूल्स के हिसाब से चला जाए, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए। और कहीं ना कहीं इसमें वो कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि इसको जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, इनको साथ में लेकर चलना, एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें फॉलो अप करना, एंड जो भी चीज़ें हैं वो सब सिस्टमैटिक तरीके से होना, ये सब किसका काम आ जाता है, किसके अंदर आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस यही था दोस्तों हमारे टोटल आज के 5 फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी को, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा टॉपिक था जो हमने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया। तो आज का वीडियो मैं इसी के साथ समाप्त करना चाहूंगा। छोटा सा लेक्चर था, कोई बात नहीं, लेकिन हम जल्द से जल्द नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे और आगे के जो भी टॉपिक्स है उसको हम लोग फटाफट से लेकर आएंगे। तो लेक्चर नंबर 3 आ जाएगा, अगला लेक्चर नंबर 3 फटाफट से लेकर आ जाऊंगा। तो आपको वीडियोस आगे के मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करके बताना दोस्तों। और साथ ही में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो बोलना मैं भूल ही गया, जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।